हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भैया सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। ठीक है, हम केएसपी की बात कर रहे थे। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पानी में किसी भी सॉल्ट का आयोनाइजेशन कैसे होता है, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट, तीनों तरीके के सॉल्ट हमने पढ़े, है ना। तो हमने जो है वो किसी भी सॉल्ट के लिए एक तरीके से केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया था। इसके अलावा केएसपी को सॉल्युबिलिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, और फिर लास्ट क्लास में हमने जो इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, मैंने आपको यह भी कहा था कि भैया केवल दो चीजें आएगी एक्सप्रेशन में, एक तो एस आएगा यानी सॉल्युबिलिटी, एक केएसपी। या तो सॉल्युबिलिटी देकर केएसपी पूछ लेगा या केएसपी देकर सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा, या फिर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम पहले कर ही चुके हैं। ठीक है अब देखना, हम जो नेक्स्ट पॉइंट है ना अपने पास वो यही है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई के लिहाज से देखो चाहे मेडिकल के लिहाज से देखो। ठीक है ना। तो टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, या आप ये कहो कि सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है कि भैया जी कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कॉमन आयन इफेक्ट हम ऑलरेडी जो है वो पहले पढ़ ही चुके हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। कंसेप्ट को समझ लो भैया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझना जरा कि जैसे कि हमारे पास कोई स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB इज ए स्पायरिंगली, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, और इसका जो केएसपी है ना ये आपको गिवन है, या फिर मान लो कि इफ सॉल्युबिलिटी, ये हमने अज्यूम किया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AB इन वाटर इज S मोल पर लीटर। ठीक है, क्या AB की जो सॉल्युबिलिटी है ना पानी में, ये कितनी है, ये है S मोल पर लीटर। ठीक है, अब AB को आपने पानी में मिलाया, AB सॉलिड है, पानी में मिलाया, जैसे ही पानी में मिलाऊंगा ये आयनाइज होगा कैसे, A+ एक्वस और साथ में B- एक्वस। ये आयनाइजेशन का पूरा मेथड मैंने आपको जो है पहले बता रखा है। ठीक है, तो AB को आपने पानी में मिलाया, ये इस तरीके से आयनाइज हुआ। क्लियर बात। फिर देखो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हम ये बोलेंगे कि इसके लिए मान लो T=0 पर ये कितना आया, ये आया एक तरीके से Z, ये 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो गया मान लो Z - S, ये आया S और ये भी कितना S। ठीक, तो अब इसके लिए अगर मैं KSP का एक्सप्रेशन लिखूं तो KSP आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ B-, तो KSP इक्वल टू आया क्या, S²। ठीक है, और KSP मैंने कहा था कि KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कुछ भी चेंज कर दो, चाहे आप A+ की कंसंट्रेशन मिला दो, बढ़ा दो, या B- की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, है ना, इसकी वैल्यू जो है KSP की ये चेंज नहीं होगी। और KSP क्या है कि KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, या प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ A+ एंड B- व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, कि पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी का एक तरीके से प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक, अब आपको ये बोल दिया कि ये जो सॉल्यूशन था AB का, ये जो सॉल्यूशन हमने बना रखा ना AB का, इसमें आपने मान लो कोई HA मिला दिया। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा इफ HA, ठीक है, ये HA मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या इसको मैं AX बोल देता हूं, AX। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज मिक्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ AB सॉलिड। ठीक है, कि आपने जो है वो AX मिला दिया, और AX तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
और ये जैसे मिलाओगे तो ध्यान से देखो इन दोनों में कोई आयन कॉमन भी है। तो अब हमारे पास रिएक्शन ये होगी, देखो जरा कि ए बी सॉलिड प्लस वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस। भैया जी ध्यान से देखना कि ये रिएक्शन हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इसमें AX मिला दिया। जैसे ही मैं मान लो इसमें AX मिलाता हूं, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक होगा अल्फा 100%। कैसे? A प्लस और साथ में X माइनस में, ये इस तरीके से क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो यहां पर जो है वो जैसे ही इस तरफ A प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और इक्विलिब्रियम अगर भाई बैकवर्ड चला गया तो सॉल्युबिलिटी AB की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यार AB पहले ही स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, पहले से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और अब अगर आपने AX कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी पहले से और कम हो जाएगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात? तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये A प्लस, ये भी A प्लस, अगर आपने जो इसको बढ़ाया तो रिएक्शन गई किधर, बैकवर्ड, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। क्लियर है? अब देखो जरा क्या, मान लो इसकी नई सॉल्युबिलिटी H डैश है, तो T इज इक्वल टू 0 पर ये तो Z था, ये 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम मान लो AX की प्रेजेंस में, कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी है कितनी, S डैश, तो ये हो गया Z माइनस S डैश, ये हमारे पास कितना S डैश, और ये कितना हो जाएगा S डैश, और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S डैश। तो हमें S डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखना कि मान लो इसकी कंसंट्रेशन जो AX की कंसंट्रेशन है ना, ये आपने C मिलाई थी, थोड़ी देर बाद में ये तो कितना हो जाएगा, 0। इसका जो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन में C, और इसका भी कितना आ जाएगा C। हमें X माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो केवल A प्लस से मतलब है, क्योंकि यही आयन कॉमन है। मुझे बता दो सॉल्यूशन में टोटल A प्लस कितने हो गए, टोटल A प्लस हो गए S डैश प्लस C, दीज आर टोटल A प्लस इन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे यहां पर भी टोटल A प्लस कितने हो जाएंगे, C प्लस S डैश, है ना। तो इससे तो हमें, ये तो स्ट्रॉन्ग वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल सॉल्यूशन में A प्लस कितने हो गए, इतने हो गए। और हम ये जानते हैं कि भैया होगा ये कि ज्यादातर जो भी A प्लस आयन होंगे वो स्ट्रॉन्ग से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम थी, स्पायरिंगली सॉल्युबल है, तो पहले से सॉल्युबिलिटी कम है, और अब अगर आपने कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया तो सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। तो कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में हम ये बोलेंगे कि दिस S डैश विल बी नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू C। तो मैं ये बोलूंगा, पहले मैं लिख देता हूं, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस मैक्सिमम A प्लस आयंस will be provided by strong electrolyte because in presence of common ion effect A plus ion concentration from sparingly soluble salt will becomes negligible, ठीक है। तो भैया जी यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ C विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन S, देन C प्लस S डैश, दिस विल बी नियरली इक्वल टू C। ठीक है, हमें ये एक अप्रोक्सीमेशन काम में लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, कि ज्यादातर जो भी H प्लस होंगे या ज्यादातर जो भी A प्लस होंगे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और स्ट्रॉन्ग वाला ये है। तो यहां पर जो भी हम बोलेंगे कि C प्लस H डैश, इसकी वैल्यू नियरली इक्वल होगी किसके, C के। और अब हमें तो क्या करना है, H डैश कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको कहा कि आप कुछ भी कर लो, ये जो KSP है ना, ये चेंज नहीं होगा, कि आप कुछ भी कर लो भैया, आप कुछ भी मिला दो, चाहे कुछ भी हटा दो, द वैल्यू ऑफ KSP विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज द KSP डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, एक तो हमारे पास S है कि पहले नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कितनी थी, S थी। अब हमें यह पता है कि यहां पर S डैश जो है ना वो कम ही होगा किससे, S से, कि और कम हो जाएगा।
ये तो कॉमन आयन इफेक्ट है कि कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और भैया देखो जो काम हम यहां पर करने जा रहे हैं ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं याद दिला देता हूं। आप याद करो, हमने पढ़ा था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया था, मैं लेक्चर नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लेना कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर में, या फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, मैंने कहा था कि मैक्सिमम H प्लस आयंस या OH माइनस आयन कहां से आएंगे, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आएंगे। तो पीएच कैलकुलेशन के लिए आपको केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को ही क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं इसके लिए जो अगेन KSP का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो KSP इज इक्वल टू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, ऐसा ही है KSP। तो अब देखना वैल्यूज रखते हैं, KSP तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमें पता भी है, और अगर नहीं पता है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल बी गिवन और उससे हम KSP कैलकुलेट कर लेंगे। ओवरऑल आप ये ध्यान में रखो कि KSP की वैल्यू नॉन है। ठीक है, फिर देखना कि कंसंट्रेशन A प्लस की कंसंट्रेशन में रखता हूं C प्लस कितना H डैश और B माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है H डैश, और हमें ये पता है कि यहां से जो वो ये जो C है ये तो क्या हो जाएगा C नहीं, दिस H डैश। ठीक है, यह आया C प्लस H डैश और दिस H डैश विल बिकम्स नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस C। ठीक, तो यहां पर KSP की वैल्यू आई CH डैश एंड द वैल्यू ऑफ H डैश विल बी KSP डिवाइड बाय C। ये लो जी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, H डैश की वैल्यू आ गई, यानी कि सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, हर बार जो है ना अलग इक्वेशन बनेगी, कि डिपेंड करता है क्या इक्वेशन बनेगी, ये टाइप ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा सॉल्ट कैसा है, AB टाइप है, A2B टाइप है, A2B3, A3B4, कैसा सॉलिड है, कैसा सॉल्ट है, उस पर उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगा, अलग बनेगा। और जो डायरेक्टली, जैसे वहां पर तो मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया होगा कि Ka डिवाइड बाय नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में अल्फा कैलकुलेट करने का तरीका, यहां कोई तरीका ध्यान में नहीं रखना है, इसलिए मैं जो है वो जनरली कोई शॉर्टकट सजेस्ट नहीं करता हूं। होते हैं शॉर्टकट, लोग बताते हैं, पता भी है और लगते भी है, लेकिन हर जगह नहीं लगते हैं। जितने ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है वो आप लागू करने की कोशिश करोगे, कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा कि सर कौन सा कहां पर कैसे लगाएं। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बेटर ये है कि आप जो है ना कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट दिमाग में है, कंसेप्ट ध्यान में है, तो मेरे भाई बहुत ही जो है वो आसानी से चीजें बहुत आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो भैया देखना जरा कि यहीं पर इसी कंसेप्ट पर हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, देखना क्वेश्चन कैसे आएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ जी, देखो कि कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन में देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 0.2 मोलर NaCl if its solubility in pure water is 2 into 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, तो भैया आपको जो है एक तरीके से AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी पूछिए, किसकी प्रेजेंस में, NaCl की प्रेजेंस में, प्योर वाटर की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, देखना जरा। सबसे पहले तो इसकी KSP की जरूरत हमें पड़ेगी, तो मैं यूं लिखूंगा, देखना जरा कि इसके लिए KSP, तो AgCl का KSP मुझे बताओ, AgCl कैसे आयनाइज होगा।
AgCl सॉलिड है और जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये आयनाइज होगा इस तरीके से Ag प्लस एक्वस और साथ में Cl माइनस एक्वस। इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी हमारे पास S है, S की वैल्यू दे रखी है, पानी में सॉल्युबिलिटी कितनी 2 × 10⁻³ तो इसके लिए KSP में लिखूंगा कैसे S², तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻⁶। दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP फॉर AgCl। अब आप कुछ भी मिला दो, कुछ भी इसमें से हटा दो, हमें यह पता है कि KSP चेंज नहीं होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, देखो इन प्रेजेंस ऑफ NaCl की प्रेजेंस में देखना क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। AgCl था, सॉलिड था, ये आयनाइज होगा, ठीक है, A+ एक्वस और साथ में B- एक्वस, इस तरीके से, ठीक। अब आपने इसमें NaCl मिला दिया और NaCl तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा ब्रेक होगा Na+, दिस इज Ag+ एंड Cl-, Na+ और Cl-, इस तरीके से ये तो पूरा आयनाइज होगा, ठीक है। NaCl की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.2, ठीक। थोड़ी देर में ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0 और Na+ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 और ये भी कितना आ जाएगा 0.2। क्लियर है बात। अब देखो कि मान लो इसकी प्रेजेंस में पहले ये था Z, ये 0 और ये 0, थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम ये हो गया Z- S'। आपको तो S' की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और S' क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है। तो यहां से जो है वो हम बोलेंगे दिस विल बी S' एंड दिस विल बी S' प्लस 0.2, ठीक। अब देखना कि इसके लिए KSP की वैल्यू तो वही रहेगी कितनी, 4 × 10⁻⁶ एंड दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, है ना। वैल्यूज रखते हैं तो 4 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू Ag प्लस तो आपको दे दिया कितना S' और Cl माइनस टोटल सॉल्यूशन में हो गया S' प्लस 0.2। देखो आप चाहो तो इसको कंप्लीटली पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसके रेस्पेक्ट में 0.2 के रेस्पेक्ट में यहां से जो Cl मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो दिस S' विल बिकम्स नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 0.2। क्यों, क्योंकि 0.2 तो कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग से आया है, Cl माइनस यहां से आया है, स्ट्रॉन्ग से आया है, तो ये वाला 0.2 तो रहेगा और इसके रेस्पेक्ट में ये जो S' होगा ना, यहां से जो मिलेगा S' उसको आपको हटाना है। तो टोटल Cl माइनस हो गए S' प्लस 0.2 और ये S' 0.2 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो ध्यान से देखना S' की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 0.2, यानी बोले तो 2 × 10⁻⁵। ध्यान से देखना कि पहले S की वैल्यू तो कितनी थी 2 × 10⁻�3। दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि भाई NaCl नहीं था तो सॉल्युबिलिटी थी 2 × 10⁻�3 और अब NaCl मिला दिया तो सॉल्युबिलिटी आ गई कितनी 2 × 10⁻⁵। देख लो सॉल्युबिलिटी पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यही मैंने बोला कि कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है, इस तरह के खूब क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा। एक और क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं, देखना जरा। कई बार आपको जो है ना डायरेक्टली KSP की वैल्यू दे देता है, ठीक है, और KSP की वैल्यू देकर कॉमन आयन इफेक्ट लगा के बाद में आपको सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा। देखो कि कंडीशन ऐसी है कि जैसे आपको मैंने बोल दिया कि इफ द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ MgOH2, ठीक है, इसके लिए KSP की वैल्यू दे दी 2 × 10⁻12, ठीक है। देन कैलकुलेट the solubility of MgOH2 in presence of 0.1 मोलर VaOH2, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा कि ये कंडीशन है
कि MgOH2 की सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है 0.1 मोलर BaOH2 की प्रेजेंस में। स्टार्ट करते हैं कि MgOH2 है, ठीक भैया जी। इसके लिए Ksp की वैल्यू आपको गिवन है। अब ये वैल्यू है कितनी, 2 × 10⁻12। मुझे बताओ, आप कुछ भी मिला दो चाहे कुछ भी हटा दो, Ksp तो इतना ही रहना है ना। Ksp की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो अगर Ksp चेंज नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ BaOH2 के बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस पे आप देखना जरा, मैं क्या लिखूंगा कि MgOH2 है, ठीक है, ये आयनाइज होगा, इसको मैं सॉलिड है ये, और इसको पानी में मिलाऊंगा तो आयनाइज होगा कैसे, Mg+2 और साथ में 2OH-, इसी तरीके से होगा। और जैसे ही आपने इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो बेरियम हाइड्रोक्साइड तो 100% आयनाइज होगा, ये टूटेगा कैसे, बेरियम+2 और साथ में 2OH-, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, ये 0.1, थोड़ी देर में ये हो जाएगा कितना, 0, ये हो जाएगा कितना 0.1 और ये हो जाएगा 0.2। देखो जरा कि OH- फ्रॉम BaOH2 विल बी 0.2। क्यों, क्योंकि इसके 1 से इसका कितना बनता है, 2, तो इसके 0.1 से इसका कितना बनेगा, 0.2 बनेगा। क्लियर है बात। फिर देखना जरा कि यहां पर t = 0 पर गिवन है, मान लो ये Z है, ये 0, ये 0, थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा ये हो गया Z- S'। व्हाट इज S', के solubility of MgOH2 in presence of BaOH2 is S', okay, then this will be S' and this will be 2S', then total OH- concentration in solution will be 2S' plus 0.2। टोटल OH- कितने हो गए, 2S' plus 0.2, ओके। तो अब देखना जरा कि Ksp अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो Ksp एक्सप्रेशन बोलो कैसे लिखूंगा, कि कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 कंसंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर, चेक करो ऐसे ही आएगा क्या, यही होगा सेम ही। तो Ksp इज इक्वल टू Mg+2, मुझे बताओ कितना है, S', और OH- ये आ गया 2S' प्लस 0.2 का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से कि मैंने कहा ना, हर बार हर एक सॉल्ट के केस में एक्सप्रेशन अलग बनेगा। यहां पर अलग एक्सप्रेशन बन रहा है, यहां पर 2S' आ रहा है और यहां पर इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो हम जो भी सुटेबल अप्रोक्सीमेशन है वो करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि यहां से जो भी OH मिलेगा वो क्या रहेगा, यहां से मिलने वाले OH के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। तो हम बोलेंगे कि ज्यादातर OH- जो कहां से मिलेंगे, आपको इससे मिलेंगे, और ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। तो the value of 2S' will becomes negligible with respect to 0.2, then this 2S' will becomes negligible with respect to this 0.2, okay। तो हमें जो है वो S' कैलकुलेट करना है, तो देन वैल्यू ऑफ S' विल बी Ksp डिवाइड बाय 0.2 का क्या कर दिया, स्क्वायर, एंड द Ksp इज 2 × 10⁻12 एंड इट्स स्क्वायर विल बी 4 × 10⁻2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2 × 10⁻10 बोल दो, या फिर आप बोल दो 5 × 10⁻11। दिस इज द सॉल्युबिलिटी of magnesium hydroxide in presence of barium hydroxide which is 100% soluble और 100% ionized, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि ये है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक। एक और क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं, देखना जरा। देखो इसको तो मिटा रहा हूं मैं, तो देखना और एक और क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसा ही है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, अक्सर जो है वो ये सारी चीजें पूछी भी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट the solubility of FeOH3 in water if its Ksp is 10⁻38। इतना ही बोल रखा है कि इसका जो Ksp है ना वो कितना है, 10⁻38 है, ठीक है।
और आपको इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी है पानी में, ठीक है। मुझे बताओ क्या कहीं पर देखने पर लग रहा है क्या कि ये कॉमन आयन इफेक्ट का केस है? नहीं लग रहा है। लेकिन भैया ध्यान रखना कि इसका केएसपी जो है ना ये बहुत ही कम है। केएसपी इज 10⁻38, ठीक है। और केएसपी बहुत कम है तो अगर देखो एक काम करते हैं, इससे पहले हम नॉर्मल सॉल्युबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके लिए फॉर FeOH3, ठीक है, ये कैसे ब्रेक होगा? ये ऐसे ब्रेक होगा Fe+3, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज वाटर aqueous, 3OH minus aqueous, and for this the value of KSP will be 3 की पावर 3 कितना 27, S की पावर कितनी 4, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो S की पावर 4 या 27 S की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस कितना 38, ऐसा ही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो S की पावर 4 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/27 इंटू 10 की पावर माइनस 38 और S इक्वल टू 1/27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, इस पूरे की पावर कितनी होगी 1/4। और इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें ठीक है, तो ये हमारे पास इसको जो है मैं लगभग ये आएगा देखो 10/27, ठीक है, या इसको 1/27 की पावर 1/4 और इंटू 10 टू द पावर ये आ जाएगा देखो 38 है ना, तो 38 का आधा कितना हो गया 19 और 9.5, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो माइनस इसकी पावर आ गई 9.5, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब देखो कि सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ये मैंने एक रफली आइडिया लगाया, तो इसकी वैल्यू आ रही है -9.5। सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, तभी तो केएसपी जो 10 टू द पावर माइनस 38 आएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही कम आ रही है। कितनी आ रही है? -9.5 के ऑर्डर की आ रही है, ठीक है। अब आप सोचो कि इसमें अगर पानी मिला दिया, मुझे बताओ यहां से OH माइनस कितने मिलेंगे? लगभग -9.5, ठीक है, इतने OH माइनस आपको मिलेंगे। जबकि वाटर से OH माइनस कितने मिलते हैं? 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो हम तो टेम्परेचर कितना लेंगे 25 लेंगे। तो पानी से मिलने वाले OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 है, यहां से OH कितने मिल रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 9.5। अब सोचो जरा कि भाई वाटर से ज्यादा OH मिल रहे हैं, यहां से कम मिल रहे हैं, तो यहां से यहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब किसका लगेगा? वाटर के कारण लगेगा। तो ध्यान यह रखना है कि अगर केएसपी की वैल्यू आपको बहुत कम दे रखी है, यह आंसर नहीं है, यह तो गलत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक बार जेई में आया हुआ है, तो ज्यादातर बच्चों ने इसी तरीके का आंसर टिक करके आए, तो ये गलत है, क्योंकि इसका केएसपी क्या बहुत ही कम है, और केएसपी बहुत कम है तो यहां पर वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा साथ में। देखो जरा कि कैसे लगेगा, कि हमारे पास है FeOH3, इसको हमने पानी में मिला रखा है, तो पानी में मिलाया तो ये तो सॉलिड है, ये टूटेगा कैसे? Fe+3 एक्वस और साथ में 3OH माइनस एक्वस, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक होगा। अब आप देखना जरा कि मान लो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में हो रहा है H2O, और H2O कैसे टूटेगा? H+ और OH माइनस, इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7, ये भी 10 टू द पावर माइनस 7। T इज इक्वल टू 0 पर मान लो इसका आपने Z मिला रखा था, ये 0 होगा और ये कितना होगा 0 होगा। थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम, जब इसमें इक्विलिब्रियम आया, ये हो गया Z माइनस H डैश, this will be H dash and this will be 3H dash, then total OH minus will be 3H dash plus 10 to the power minus 7, these are total OH minus, ठीक है। अब देखना जरा कि आप कुछ भी कर लो, हमें यह पता है कि आप कुछ भी कर लो KSP की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का क्यूब, तो KSP दे दिया 10 टू द पावर माइनस 38 इज इक्वल टू Fe+3, ये तो कितना है S डैश, और OH माइनस आ गया 3H डैश प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 का क्यूब। और हमें ये पता है, देखो यहां से अगर आपने इसको कंसिडर नहीं किया था तो 10 टू द पावर माइनस 9 आ रहा था, 10 टू द पावर माइनस 9.5 आ रही थी S डैश की वैल्यू, है ना। अब इसकी प्रेजेंस में तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? इसका पीछे जाएगा,
और पीछे अगर इक्विलिब्रियम जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि अब तो एच डैश की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा 3h डैश और 10⁻⁷। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या कर दो, आप नेग्लेक्ट कर दो, तो दिस वैल्यू विल बिकम्स नेग्लेक्टेबल विद रेस्पेक्ट टू 10⁻⁷। 10⁻38 इक्वल टू एच डैश एंड इट्स क्यूब विल बी 10⁻21। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 9 और ये 8, एच डैश विल बी 10⁻70। ठीक है, ये आएगी सॉल्युबिलिटी अपने पास कितनी, 10⁻70। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है भैया सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी। देखो इसमें और भी कई केस बनते हैं सॉल्युबिलिटी में, ठीक है, लेकिन वो सारे केस हम पहले एप्लीकेशन इसका पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम एक एक करके सारे केस डिस्कस करेंगे। देखो एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी, हाँ जी, ठीक है। देखो कि केएसपी के लिए जो है वो कौन कौन सा केएसपी कहां कैसे काम में आता है। सबसे पहला जो है वो अपने पास इसमें आता है सिंपल प्रेसिपिटेशन। सिंपल प्रेसिपिटेशन, ठीक है भैया। देखो ये कंसेप्ट क्या है, सिंपल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जैसे कोई भी AB टाइप का सॉल्ट है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, पानी में मिलाओगे तो ये इस तरीके से आयनाइज होगा A+ एक्वस और साथ में B- एक्वस। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो हम यहां पर बोलेंगे यहां पर तो डिसोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन में जाओगे तो प्रेसिपिटेशन ये इंक्रीज होगा। ठीक है, कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाती है तो डिसोल्यूशन बढ़ता है यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी आगे की तरफ जाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर पीछे की तरफ आओगे तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि चीज घुलना बंद हो चुकी है और जो सारी की सारी जो भी अनडिजोल्व पार्ट है वो कहां नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर बात। अब देखना कि इसके लिए एक तो आपने लिखा केएसपी, तो केएसपी आपने कैसे लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-। ठीक है, ये जो यहां पर हम सॉल्युबिलिटीज लेते हैं या कंसंट्रेशन लेते हैं, ये लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम पर जो भी कंसंट्रेशन है वो आपने लिखी, तब तो इसको हम बोलेंगे केएसपी। एक होता है भैया जी क्यूएसपी, ठीक है। और रिएक्शन क्वोशेंट याद करो, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि एक तो जैसे केसी होता है, एक क्यूसी होता है, एक केपी होता है, एक क्यूपी होता है। तो क्यूएसपी होता है अपने पास रिएक्शन क्वोशेंट, और यहां पर सेम टू सेम जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक वैसे ही हम जो है वो रिएक्शन क्वोशेंट यानी क्यूएसपी का एक्सप्रेशन भी वैसे ही लिखेंगे। तो क्यूएसपी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-। और यहां जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं ये कंसंट्रेशन होती है एट एनी गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पर जो कंसंट्रेशन है, जो मेंशन कंसंट्रेशन है, वो आपको यहां पर लेनी होती है। तो हमारे पास क्यूएसपी का एक्सप्रेशन आता है। और याद करना, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आपको बता दिया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम केसी या के इक्विलिब्रियम और दूसरा जो रिएक्शन क्वोशेंट होता है, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करके हम डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि रिएक्शन हमारी किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि किसी रिएक्शन के लिए इफ केएसपी इज ग्रेटर देन क्यूएसपी, अगर ये ज्यादा है तो याद करना रिएक्शन किधर जाएगी, केएसपी अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन जाएगी किधर, फॉरवर्ड। यानी कि इन दिस केस मैं बोलूंगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये धीरे धीरे अभी सॉल्युबल हो रहा है, रिएक्शन जो है किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी इसको ऐसे बोलना ज्यादा ठीक रहेगा कि भाई जो है वो डिसोल्यूशन विल इंक्रीज या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट विल इंक्रीज। ठीक है,
डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट विल इंक्रीज। अगर मान लो कि QSP इज ग्रेटर देन KSP, अगर ऐसा है QSP की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन किधर आ रही है, पीछे आ रही है, यानी कि मैं ये बोलूंगा कि प्रेसिपिटेशन विल अकर्स। तो इस केस में प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, कि रिएक्शन जो है उसमें आपको प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको नीचे बॉटम में सेटल डाउन दिखेगा, कुछ प्रेसिपिटेट आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट दिखने लग जाएगा। और अगर मान लो कि किसी रिएक्शन के लिए KSP और QSP ये जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, तो यहां पर या दोनों इक्वल है, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम और दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐसा ही होता है कि कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वहां पर KSP और QSP क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर थोड़ा सा भी QSP की वैल्यू ज्यादा हो गई तो रिएक्शन तुरंत बैकवर्ड आ जाएगी और प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आपको नजर आने लगेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे नमक और पानी का एग्जांपल लिया था, मान लो आप 100 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हो, तो जब तक आपने 100 ग्राम डिसॉल्व किया तब तक तो पानी ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। अब 100 ग्राम डिसॉल्व करते ही पानी जो है वो सेचुरेट हो चुका है, और पानी सेचुरेट हो गया है, अब और ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं होगा। 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा मिलाया तो तुरंत क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, आपको जो धुंधलापन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो तुरंत टर्बिडिटी और टर्बिडिटी के बाद में जो तुरंत प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है, यानी ये वो कंडीशन है कि जब इससे ज्यादा थोड़ा सा भी QSP की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी दिस इज द कंडीशन व्हेन प्रेसिपिटेट इज जस्ट अबाउट टू फॉर्म। ये वो कंडीशन है जब प्रेसिपिटेट आने ही वाला होता है, जब प्रेसिपिटेट बनने ही वाला होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि दिस इज condition when precipitate is just about to form। तो भैया जी ये वो कंडीशन है जब प्रेसिपिटेट जो है वो जस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जस्ट बनने ही वाला है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह के कोई हिंट मिले कि प्रेसिपिटेट इज जस्ट अबाउट टू फॉर्म या प्रेसिपिटेट विल स्टार्ट, एट व्हाट पॉइंट प्रेसिपिटेट विल स्टार्ट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, QSP और KSP को इक्वल करना है। समझे बात को? चलो ठीक है भैया, हो गई। ये है सिंपल प्रेसिपिटेशन की कंडीशन। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा जरा। इसको बता रहा हूं, देखो कि एक सिंपल सा जो है वो हम इस पर पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको मैंने ऐसा बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ KSP फॉर AlCl3 is 2.7 into 10 to the power minus 15, ठीक है, then predict that when a solution of AlNO3 whole twice, या इसको मैं ऐसा लिखता हूं, when a solution of 10 to the power minus 3 molar 100 ml AlNO3 whole thrice and 10 to the power minus 2 molar 300 ml NaCl is mixed
then precipitation of AlCl3 will occurs or not। ठीक है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि भैया हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि AlCl3 का KSP आपको दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻15। अब आपने दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिलाया, और दो अलग अलग सॉल्यूशंस कौन से हैं? एक तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, साथ में NaCl है। तो इन दोनों को मिलाने से देखो, अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो पहले तो हम रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन ये होगी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? NaCl के साथ। तो 3NaCl, तो हमें ये मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में आपको मिलेगा NaNO3। ध्यान दो जरा कि AlCl3 जो है बन रहा है, तो आपको पूछा है कि जब दोनों को मिला दिया, अब ये AlCl3 या तो पानी के अंदर या तो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा, या फिर AlCl3 जो है ये पीपीटी के फॉर्म में क्या रह जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या इसका पीपीटी आपको बनता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका QSP निकालते हैं। हम ये निकाल लेते हैं कि जब दोनों को मिलाओगे तो नेट सॉल्यूशन में कितना तो Al+3 होगा और कितना Cl- होगा। ठीक है, क्योंकि AlCl3 के लिए हमें यह पता है ना कि 4AlCl3 द QSP विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का क्यूब। ऐसे लिखूंगा क्योंकि भाई AlCl3 जो है वो किस तरह से आयनाइज होगा? AlCl3 सॉलिड है, अगर पानी में आपने इसको मिला रखा है तो Al+3 और 3Cl- इस तरीके से आयनाइज होगा। और भैया अगर ये AlCl3 में हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड आ रही है तब तो प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा, ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो प्रेसिपिटेट नजर नहीं आएगा। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का पता हमेशा हम लगाते हैं KSP और QSP को कंपेयर करके। तो अब यहां पर देखना जरा कि हमारे पास जो है ये वैल्यू आई QSP की, है ना, मतलब एक्सप्रेशन आया। अब वैल्यूज निकालते हैं। हमें कुछ भी करके ये पता करना है कि फाइनल सॉल्यूशन में कितना तो Al+3 है और फाइनल सॉल्यूशन में कितना Cl- है। मुझे बताओ इसके लिए आपको क्या दे रखा है? इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर और 100 ml। इसके लिए आपको दे रखा है 10⁻² मोलर और 300 ml। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा आयनाइज होगा कैसे? Al+3 और 3 नाइट्रेट। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा आयनाइज होगा कैसे? Na+ और Cl-। ठीक है, अब हमें मतलब है Al+3 और Cl- में। मुझे बताओ कि पहले Al+3 की कंसंट्रेशन कितनी थी? 10⁻³ इसका वॉल्यूम कितना था? 100 ml। पहले Cl- की कंसंट्रेशन 10⁻² इसका वॉल्यूम कितना था? 300 ml। ऐसा ही था कि भाई इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके 10⁻³ से इसका 10⁻³ बनेगा। इसके एक से NaCl का 1 मोल NaCl होता ना, ये 3 मत देखना, ये तो रिएक्शन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा है। और इसके एक मॉलिक्यूल में एक Cl है तो हमारे पास 10⁻² मोलर से 10⁻² मोलर Cl बनेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। तो आफ्टर मिक्सिंग दोनों को मिक्स किया तो हमें तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है। और मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 फाइनल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालने का तरीका M1V1 + M2V2 डिवाइड बाय V1 + V2। तो M1 तो आया 10⁻³, V1 इज 100 प्लस M2 हमें जो है वो क्या करना है? नई कंसंट्रेशन। ओहो हो, एक मिनट आप Al थोड़ी ना ऐड कर रहे हो, आप तो जो है वो NaCl ऐड कर रहे हो। तो एक तरीके से देखो, अभी इसका वॉल्यूम 100 है और जब इसका 100 और इसका 300 मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी नई कंसंट्रेशन हम निकालेंगे M1V1 = M2V2 से, क्योंकि ये डाइल्यूट हो जाएगा। Al+3 का वॉल्यूम 100 से कितना हो गया? 400 हो गया। तो वैल्यूज रखते हैं। M1 की वैल्यू 10⁻³, V1 इज 100, वी हैव टू कैलकुलेट M2 एंड द V2 विल बी 400। ओके, तो हमारे पास नई कंसंट्रेशन M2 4Al+3, दिस विल बी 10⁻³ डिवाइड बाय 4। और ठीक ऐसे ही यहां पर नया Cl- हम निकालेंगे M1V1 = M2V2 से। M1 आपको दिया है कितना? 10⁻², V1 इज 300 और वी हैव टू कैलकुलेट M2 एंड V2 विल बी 400। तो M2 हमारे पास आ गया कितना? 3/4 × 10⁻²। देखो
कि जब आप इनको मिलाओगे, ठीक है, दोनों को मिला दिया तो नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Al+3 तो होगा इतना और Cl- होगा इतना। अब हम एक काम करते हैं, QSP के एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो KSP, concentration of Al+3 is 10⁻³ and concentration of Cl- is 3/4 into 10⁻² का क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखना जरा कि 3 का क्यूब हो गया 27 और ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 64 ये आ जाएगा 256। ठीक है, और ये आ गया इंटू 10⁻⁹। ध्यान से देखना कि हमारे पास आपको जो है वो इसका KSP दे रखा है कितना 2.7 इंटू 10⁻15 और इसका QSP आ रहा है 10⁻9 ऑर्डर का, बहुत ज्यादा आ रहा है QSP। तो बिल्कुल भैया, बिकॉज QSP इज ग्रेटर देन KSP, क्योंकि ये रिलेशन बन रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि बिल्कुल भैया जी इसका प्रेसिपिटेशन यहां पर होगा ही होगा। बिल्कुल जो AlCl3 है ना, ये जैसे ही मिलाओगे, मिलाते ही AlCl3 जो है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम आपको करना है। थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। ठीक है, देखना, इसको बता रहा हूं। जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और नीट में तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछता ही पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, जेई में भी आएंगे, है ना। जेई में तो और भी बहुत सारे अलग अलग केस बनते हैं, वो सारे केस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो जरा, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, when 10⁻² molar 100 ml H2SO4 and 10⁻5 molar 100 ml barium nitrate BaNO3 whole twice are mixed, then predict that the precipitation of BaSO4 will occurs, the precipitation of BaSO4 will occurs or not if the KSP of BaSO4 is, इसके KSP की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि इन दोनों को मिलाने पर आपको BaSO4 का प्रेसिपिटेट नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप एक काम करो, दोनों को मिलाने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसमें Ba+2 और SO4-2 इनकी कंसंट्रेशन चेक कर लो और QSP निकाल लो। तो मैं इसके लिए यू लिखूंगा, देखना जरा कि H2SO4, ठीक है, एक है BaNO3 होल ट्वाइस, रिएक्शन होगी तो मैं यहां पर ये बोलूंगा हमारे पास बनेगा BaSO4 और साथ में बनेगा भैया 2HNO3। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो है वो हम एक काम करते हैं कि हमें ये पता है कि BaSO4 ये सॉलिड है, अगर पानी में मिला रखा है तो ये इस तरीके से आयनाइज होगा Ba+2 एक्वस और साथ में SO4-2 एक्वस। ठीक है, इस तरीके से आपने मिला रखा है और हमें पता है रिएक्शन अगर बैकवर्ड आती है तब तो प्रेसिपिटेशन होगा और फॉरवर्ड जाएगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। वही QSP की वैल्यू आएगी Ba+2 की कंसंट्रेशन और SO4-2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी। अच्छा, ये कैसे ब्रेक होगा 2H+ और SO4-2, हमें SO4-2 से मतलब है, ये कैसे ब्रेक होगा Ba+2 और 2 नाइट्रेट, हमें नाइट्रेट या बेरियम से मतलब है। भैया अभी इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी 10⁻⁻2 और 100 ml
और इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁵ और 100 ml। ठीक है, अब देखो जरा के ध्यान से, दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम हो जाएगा डबल, और वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ, क्योंकि मैं लगाऊंगा m1v1 = m2v2। देखो जरा कि यहां पर नई कंसंट्रेशन हमें निकालनी है ना, तो m1v1 = m2v2। तो m1 तो है 10⁻², ये है 100, m2 हमें कैलकुलेट करना है, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200, कैंसिल हुआ तो m2 आया 10⁻² डिवाइड बाय 2, कि वॉल्यूम डबल हो गई तो कंसंट्रेशन हाफ। सेम टू सेम यहां पर नई कंसंट्रेशन बेरियम की आ जाएगी 10⁻5 डिवाइड बाय 2। ये लो जी, कंसंट्रेशन आ गई। अब चेक करते हैं QSP की वैल्यू कितनी होगी। तो QSP = Ba+2। व्हाट इज Ba+2? 10⁻5 डिवाइड बाय 2, एंड SO4 -2 10⁻² डिवाइड बाय 4। तो QSP = ये आया भैया जी अपने पास 1/8 इंटू 10⁻7। क्लियर है बात। और KSP देखो जरा कितना देर का है, KSP इज 2.5 इंटू 10⁻7। क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि KSP इज ग्रेटर देन QSP है। तो मुझे बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा? नो PPT विल फॉर्म। तो यहां इस केस में PPT नहीं बनेगा, क्योंकि KSP ज्यादा है, रिएक्शन आगे जा रही है। यानी कि यहां पर BaSO4 तो बनेगा सॉल्यूशन में, लेकिन BaSO4 आपको सेटल डाउन होता दिखाई नहीं देगा। ये केस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, देखो जरा। ऐसा ही आपको हमेशा QSP और KSP की वैल्यू चेक करनी है। देखिएगा, क्वेश्चन जो है अपने पास कुछ ऐसा है, if the value of KSP for CaF2, ठीक है, is, आपको CaF2 के लिए KSP की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻8, then in which of the following mixture PPT of CaF2 will form। देखो कि अगर आपको एक तरीके से ऑप्शन वाला क्वेश्चन देगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन वाला क्वेश्चन देगा तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के देगा कि जैसे एक तो आपको दे दिया 10⁻² मोलर 100 ml Ca+2 प्लस आपको यहां पर दे दिया 10⁻4 मोलर 100 ml F-। सेकंड आपको ऐसा दे दिया 10⁻4 मोलर 100 ml Ca+2, साथ में 10⁻2 मोलर 100 ml F-। ठीक है, तीसरा एक आपको ऐसा दे दिया कि 10⁻1 मोलर 100 ml Ca+2, और यहां पर आपको दे दिया 10⁻6 मोलर 100 ml F-। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं 2 इंटू 10⁻3 मोलर 100 ml Ca+2, और यहां पर आपको दे दिया कि 2 इंटू 10⁻2 मोलर 100 ml F-। आपको ये चेक करना है कि किस किस में PPT बन सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो KSP की वैल्यू आपको चाहिए, जो कि क्वेश्चन में आपको मिलेगी। ठीक है, या तो KSP मिलेगा या फिर आपको वैल्यू मिलेगी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि पानी में सॉल्युबिलिटी कितनी है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिलेगी, कुछ भी मिले हम तो जो है वो बता ही देंगे कि भाई KSP निकाल लेंगे। अगर सॉल्युबिलिटी दे रखी है तो KSP निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखना कि इसके लिए मुझे बताओ CaF2 सॉलिड है, पानी में मिलाऊंगा तो किस तरीके से आयनाइज होगा, Ca+2 सॉलिड और साथ में 2F- सॉलिड, सॉरी दिस विल बी इन एक्वस फॉर्म, एक्वस, एंड दिस विल बी ऑल्सो इन एक्वस। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं KSP लिखूंगा, ठीक है, तो KSP इसके लिए कैसे आएगा, Ca+2 की कंसंट्रेशन F- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से इसका KSP आएगा। अब ध्यान से देखना कि KSP आया अपने पास Ca+2 इंटू F माइनस का स्क्वायर। भैया जी एक काम करते हैं, सब में अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हम हर एक केस में QSP की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए अगर आप QSP भी लिखोगे, ये तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, एट इक्विलिब्रियम, है ना, QSP लिखोगे तो भी जो है वो एक्सप्रेशन यही तो होगा, Ca+2 इंटू F माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबके लिए QSP चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको मिलाने के बाद नया Ca+2 और मिलाने के बाद नया F माइनस, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो जरा कि 100 यहां सब में जो है वो आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो, तो मिलाने के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी यहां पर कंसंट्रेशन 10⁻² डिवाइड बाय 2, ये 10⁻4 डिवाइड बाय कितना 2। तो यहां अगर QSP में निकालूंगा तो QSP की वैल्यू आएगी, देखो 10⁻² डिवाइड बाय 2 इंटू F माइनस आया 10⁻4 डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी 2। यहां पर तो QSP आ रहा है 10⁻10 के ऑर्डर का। ठीक है, अब ध्यान से देखो वैल्यू आई अपने पास 1/8 इंटू 10⁻10, जबकि ये कितना है 8 इंटू 10⁻8। ठीक है, यहां पर तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यहां पर कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻4/2 मिलाने के बाद 10⁻2/2 मिलाने के बाद। तो इस केस में QSP की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10⁻4 डिवाइड बाय 2, 10⁻2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ऐसा ही है, F माइनस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये देखो कितना आ रहा है 10⁻4 और 10⁻4 10⁻8 और इंटू ये आ रहा है भैया 1/8। यहां 1/8 इंटू 10⁻8 आ रहा है, ये है 8 इंटू 10⁻8। ये ज्यादा है, KSP अभी भी ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन यहां पर भी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, यहां पर 10⁻1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यहां 10⁻6 डिवाइड बाय 2, यहां पर तो बन ही नहीं सकता। 10⁻6 का क्या करना है, स्क्वायर करना, 10⁻12 हो गया, यहां पर तो बन ही नहीं सकता। यहां हो जाएगा नई कंसंट्रेशन 10⁻3, है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा और यहां हो जाएगी 10⁻2। ठीक, तो अगर यहां पर मैं QSP चेक करूं तो 10⁻3 और ये आएगा 10⁻2 का स्क्वायर, तो टोटल हो गया देख लो जरा 10⁻- कितना 7। बिल्कुल भैया, इस केस में QSP इज ग्रेटर देन KSP, तो यहां क्योंकि QSP ज्यादा आ रहा है इसलिए यहां इस केस में प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि किस में प्रेसिपिटेट बनेगा या किस में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इस पर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, देखिएगा। तो भैया देखो, इसी कंसेप्ट पर जो प्रेसिपिटेशन का टॉपिक है ना, इसी पर हम एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ KSP। एक जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन या सिंपल प्रेसिपिटेशन। तो सिंपल प्रेसिपिटेशन के लिए आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि QSP की वैल्यू जो है वो KSP से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर QSP की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा ही होगा, है ना। कि जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना, इफ ए सॉल्यूशन contains equal concentration या a solution contains 0.1 molar of each I minus, Br minus and Cl minus, ठीक है, ion, if a solution of AgNO3 is gradually and uniformly, ठीक है, added in the given mixture of ions, ठीक है, then what will be the order of precipitation, what will be the order of precipitation of ions, ठीक है।
गिवन आपको कुछ डेटा गिवन है, जैसे आपको गिवन है KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgBr और KSP ऑफ AgI, ठीक है। जैसे AgCl का KSP 10⁻⁻12 मोलर स्क्वायर, दिस इज 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर एंड दिस इज 10⁻⁻16 मोलर स्क्वायर, ठीक है। कि आपको जो है वो कुछ KSP की वैल्यूज दी है और KSP की वैल्यूज के बेसिस पर आपको ये चीज सेलेक्ट करनी है कि इनमें से किसका प्रेसिपिटेशन आसानी से होगा या किसका प्रेसिपिटेशन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। देखो जरा कि आप क्या करो, सबसे पहले जो है वो सबकी सॉल्युबिलिटी चेक करो, ठीक है। या एक काम करते हैं, देखो कि प्रेसिपिटेशन के लिए हमें यह पता है कि QSP की वैल्यू KSP से क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। अब हम ये, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना कि कंडीशन ऐसी है कि एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 0.1 मोलर तो है Cl माइनस, इसमें 0.1 मोलर है Br माइनस और इसमें है 0.1 मोलर I माइनस। ये 3 आयन है इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे AgNO3 मिक्स कर रहे हैं। अब AgNO3 का मतलब यहां से कौन सा आयन मिलेगा आपको, Ag प्लस मिलेगा और वो Ag प्लस Cl माइनस के साथ Br माइनस के साथ I माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके जो है वो क्या बनाएगा, एक तरीके से प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब हमें यह चेक करना कि किसका प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा और किसका धीरे होगा। तो आप ये चेक करो कि अगर मैं कहूं कि जैसे 4 AgCl के लिए हम बोलेंगे कि KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यही आएगा। तो एक काम करता हूं, इसके लिए मैं ये चेक कर लेता हूं कि अगर इसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है तो कम से कम Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन कि जस्ट KSP और QSP इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट इज जस्ट अबाउट टू फॉर्म, प्रेसिपिटेट जस्ट बनने वाला है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि मिनिमम कंसंट्रेशन Ag प्लस की कितनी हो ताकि ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए। तो KSP ऑफ AgCl इज 10⁻12 and the concentration of Cl minus concentration is 0.1, then this concentration should be 10⁻11, ठीक है। यही काम हम AgBr के लिए करते हैं। तो AgBr के लिए KSP कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और साथ में Br माइनस, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन देखो कितनी चाहिए, ये इसके लिए है 10⁻14 डिवाइड बाय 0.1, तो दिस विल बी 10⁻13 4 AgI। तो यहां पर हम KSP इसके लिए लिखेंगे कैसे, Ag प्लस इंटू I माइनस, देन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज 10⁻16 डिवाइड बाय 0.1, तो दिस विल बी 10⁻15। अब देखो आप जब इसमें Ag प्लस मिलाओगे, Ag प्लस हम ऐसे तो मिलाएंगे ना 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे Ag प्लस मिलाओगे कंसंट्रेशन नीचे क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप ध्यान से देखो कि थोड़ा सा Ag प्लस मिलाते ही यहां पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन सबसे कम रिक्वायर्ड है। तो आप ऐसे तो मिलाओगे, पहले कम फिर थोड़ा सा बढ़ाया फिर थोड़ा सा बढ़ाया, तो भैया थोड़ा सा Ag प्लस मिलाते ही हमें तो इसका AgI का प्रेसिपिटेट करने के लिए या इसका प्रेसिपिटेशन करने के लिए आपको केवल 10⁻15 चाहिए। यहां थोड़ा सा ज्यादा 10⁻13, यहां थोड़ा और ज्यादा 10⁻11। तो मुझे बता दो कि सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, थोड़ा सा मिलाया, थोड़ा सा मिलाते ही AgI प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, फिर थोड़ा सा और मिलाया, थोड़ा सा और मिलाते ही अब AgBr प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा और मिलाया तो AgCl प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो ये ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, द ऑर्डर विल बी first I minus will be precipitated, then Br minus, and after Br minus Cl minus will be precipitated। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आप ये बोल सकते हो कि सर जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो जल्दी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल भैया, इस कंसेप्ट को हम यहां पर तो अप्लाई कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जल्दी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। यहां पर पता चल गया कि यहां सॉल्युबिलिटी सबसे कम है 10⁻⁸, तो सॉल्युबिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेशन जल्दी आएगा। लेकिन यह कंसेप्ट वहां नहीं लगेगा अगर मान लो मैं इन तीनों की कंसंट्रेशन अलग अलग देता ना,
तो हम फिर नहीं बता पाते, सॉल्युबिलिटी से डायरेक्टली नहीं चेक कर पाते। फिर आपको यही पता करना पड़ेगा कि यार कहां पर कम Ag+ की जरूरत है, कहां ज्यादा Ag+ की जरूरत है। जैसे मान लो मैं एक तो यहां पर दे दिया आपको इसका 0.2 मोलर, इसका मैंने दे दिया 0.4 मोलर और इसका दे दिया 0.1 मोलर। अब मैंने तीनों की कंसंट्रेशन अलग अलग दे दी, तो डायरेक्टली Ksp की वैल्यू देख के या डायरेक्टली सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर करके हम नहीं बता पाएंगे कि किसके लिए जो है वो यहां पर जो प्रेसिपिटेशन किसका जल्दी होगा, किसका बाद में होगा। फिर आपको एग्जैक्टली ये चेक करना पड़ेगा, जहां Ag+ की कंसंट्रेशन सबसे कम रिक्वायर्ड होगी वहां प्रेसिपिटेशन जल्दी आएगा। ठीक है, तो भैया ये है हमारे पास एक तरीके से प्रेसिपिटेशन का टॉपिक। इस पर हमने खूब क्वेश्चन भी कर दिया। अब देखो और तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है ना, हम सारे क्वेश्चन तो यहां पर अटेम्प्ट कर नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आपके समझ में आया होगा। नीट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट मैंने जो है मैटर करवा दिया है। इसके अलावा और भी कई टॉपिक है, लेकिन डोंट वरी, नीट में जो सारी चीजें नहीं पूछी जाती है। तो नीट के बच्चे ये मान के चले कि आपका आयनिक इक्विलिब्रियम यहां पर होता है खत्म। आप अपना जो भी रेस्पेक्टिव मॉड्यूल है, आप अपना जो भी रेस्पेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे हैं वो आप सॉल्व करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। और मेरे भाई फिजिकल से डरने की जरूरत नहीं है, फिजिकल बहुत आसान सा है, आसान सा सब्जेक्ट है। ठीक है, टॉपिक जो हो बस केवल आपको समझना होता है, कंसेप्ट पकड़ने होते हैं, दिमाग लगा के स्टडी करो, फोकस करके स्टडी करो। कई बार ऐसा होता है कि सर 2 घंटे पढ़ने के बाद भी जो ये लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। तो भाई इस कंडीशन में इसका मतलब आप फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे हो। कि 2 घंटे पढ़ा खूब, जो वो हमने मेहनत करी, 2 घंटे पढ़ने के बाद भी जो है ना ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं पढ़ा, और फिर गुस्सा आने लगता है कि यार 2 घंटे खराब कर दिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब यह है कि आप पूरा फोकस के साथ जो है वो नहीं पढ़ रहे हो। आप याद करो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपको जो है वो मैं लास्ट फिल्म कौन सी देखी, जैसे 3 इडियट देखी थी, तो मैं अगर आपको पूछूं कि यार 3 इडियट की स्टोरी बता, आप एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट स्टोरी बता दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पिछली क्लास में तुमने क्या पढ़ा था, तो जो है शायद तुम नहीं बता पाओगे। तो भाई देखो जरा कि जिस इंटरेस्ट के साथ आप इंटरेस्ट लेके मूवी देखते हो ना, उसी इंटरेस्ट के साथ अगर क्लास भी अटेंड करोगे और जब रिवीजन कर रहे हो तो वो क्लास का जितना भी था वो सब कुछ जो है वो रिवाइज होगा। सब पूरी रील दिमाग में चलनी चाहिए कि कहां पर कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, कि ये लाइन लिखवाते समय मास्टर ने क्या डायलॉग बोला था। अगर ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है ना जिस टाइम पर रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पर, तो भैया मैं पक्की बात बोलता हूं कि तब जो है वो आउटपुट तुम्हारा मैक्सिमम होगा, उसी से आउटपुट आएगा। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास का मजा लेना चाहते हो तो पूरा एकदम फोकस 100% जो वो क्लास में होना चाहिए। नोट्स प्रॉपर आप बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, खुद से नोट्स बनाओगे तो उसी का आउटपुट मिलेगा। भैया दुनिया का कोई भी नोट्स आपके बनाए हुए नोट्स के साथ जो है वो आपके बनाए हुए नोट्स के सामने फेल है। तो तुम खुद हाथ से नोट्स बनाओ। मैं एक एक चीज नोट्स बनाने पर बहुत जोर देता हूं हमेशा, वो इसीलिए है ना। और भाई ध्यान रखो, कोई भी चीज हो, डाउट हो कोई भी, वो आप मेरे को सेंड कर सकते हो, है ना। फैक्टोरियल चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो मैंने आपको लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां से आप वो ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को आप डाउट भेज सकते हो। ठीक है, बाकी यहां से जेई के बच्चों के लिए अभी 1-2 टॉपिक बाकी है, वो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा के और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है ना, तो अभी जेई के बच्चों के लिए 2-3 क्लास जो है वो मेरे ख्याल से और लगेगी, और नीट के बच्चों के लिए टॉपिक कंप्लीट है। तो मिलते हैं नीट के बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। जेई के बच्चे कंटिन्यू रखें इस टॉपिक को। बहुत बहुत धन्यवाद।